When power goes to your head, it may shut out your heart. यानी दिमाग पर सत्ता का हावी होना आपको पत्थर दिल बना सकता है। ये बात किसने कही है ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगर आज की कहानी का सार समझना हो तो ये एक पंक्ति काफी होगी। ये कहानी एक आम से परिवार से शुरू होती है। ये परिवार जिस देश में था, जिस मुल्क में था, उसकी सरकार संसाधनों की लूट में व्यस्त थी। जनता पर ध्यान नहीं, लोग भूखों मर रहे। और जिस परिवार का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके मुखिया ने तब इन हालातों में जूते बनाने का काम शुरू किया। पर इस काम में बचत इतनी नहीं थी कि बच्चों की सही परवरिश हो सके। तब वो आदमी अपना कस्बा छोड़कर राजधानी आ गया, लेकिन जगह की रद्दोबदल उसका नसीब नहीं बदल पाई। कई बार भूखे पेट में परिवार फुटपाथ पर सोना पड़ता, क्योंकि किराया चुकाने लायक पैसे नहीं होते। और वे इतने कुख्यात हो चुके थे तब तक कि कोई उन्हें अपने घर में रहने तक नहीं देता था। इसी परिवार में एक लड़का था। उसने पढ़ाई को छोड़कर क्रांति का रास्ता चुना। तानाशाही को उखाड़ने में पूरा जोर लगा दिया ताकि फिर कोई फुटपाथ पर न सोए, भूखा न रहे और सिर्फ गरीबी के चलते कुख्यात ना हो। इस लड़के की क्रांति सफल हुई। वो पहले आम लोगों का नायक बना, फिर देश का राष्ट्रपति। ये पद अब भी उसके पास बरकरार है, लेकिन नायक की उपाधि छिन चुकी है। कभी तानाशाहों के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाला वो लड़का अब उसी तानाशाही का झंडा बरदार है। ये कहानी सेंट्रल अमेरिका के देश निकारागुआ और वहां के राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा की है। निकारागुआ और ओर्टेगा का इतिहास क्या है, ओर्टेगा के हृदय परिवर्तन की वजह क्या है, और आज हम ये कहानी आप तक क्यों पहुंचा रहे हैं, ये विस्तार से बताएंगे। साथ में ले चलेंगे पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर भी, जहां हजारों की संख्या में शरणार्थी जमा हैं। जमा देने वाली ठंड के बीच दोनों देश उन्हें अपने यहां से दूर करने में जुटे हैं। इन शरणार्थियों की क्या कहानी है, इस विवाद में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम क्यों आ रहा है, यह भी बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा डेली कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले निकारागुआ की लोकेशन देखिए। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पड़ता है। इसके ऊपर की तरफ होंडुरास है, साउथ में इसका पड़ोसी है कोस्टा रिका। लोकेशन जान ली, अब हिस्ट्री। बाहर की दुनिया को निकारागुआ के बारे में पता चला 16वीं सदी की शुरुआत में। वो अंग्रेजों के हिसाब से एज ऑफ डिस्कवरी का युग था, क्योंकि तब वो नए नए देशों तक पहुंच पा रहे थे। बोलते ऐसे थे गोया उन्होंने तलाश की और उनकी तलाश से पहले वो देश अस्तित्व में ना हो। यूरोप अपने लालच और मुनाफे के लिए नई जमीनें तलाश रहा था। हम जानते हैं 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका तक का रास्ता खोजा। उसे पता चला और उसके देश को कि अमेरिका जैसी कोई जमीन है। अभियान फिर भी चलता रहा कोलंबस का। 1502 में अपने चौथे खोजी अभियान में कोलंबस ने होंडुरास पर कब्जा किया। इसी दौरान उसके बेड़े ने निकारागुआ के तट पर डेरा डाला। उस समय तक ये जगह यूरोप के लिए अज्ञात थी। अज्ञात से ज्ञात होने वाला यानी नामकरण होने में 2 दशक और लगे। 1522 के साल में स्पेन का एक जहाजी जिल गोंजोलेज डविला, ये पूरा नाम है, इसके तट पर उतरा। उस अज्ञात भूमि पर यूरोप की नजर में तब कबीले रहते थे। एक कबीले के मुखिया का नाम था निकारा। उस इलाके में झीलों और पानी के दूसरे स्रोतों की भी बहुतायत थी और स्पेनिश भाषा में पानी के लिए गुआ शब्द का इस्तेमाल होता है। इसी के आधार पर डविला ने इस जगह को निकारागुआ का नाम दे दिया। साल 1524 में स्पेन ने फ्रांसिस्को हर्नांडेज डी कोर्डोबो के नेतृत्व में फिर यहां धावा बोला और 5 साल के भीतर यहां के मूल निवासियों को लगभग खत्म कर दिया। और इस तरह से निकारागुआ स्पेन की कॉलोनी उपनिवेश बन गया। स्पेन का ये शासन 1821 तक चला। बीच बीच में ब्रिटेन ने भी टांग अड़ाने की कोशिश की, हालांकि वो कभी निर्णायक अधिकार इस देश पर हासिल नहीं कर पाया। स्पेन गया तो मैक्सिको की एंट्री हो गई। 1823 में यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ सेंट्रल अमेरिका की स्थापना हुई, जिसमें निकारागुआ के अलावा 4 और देश थे, होंडुरास, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका। यह संगठन चल नहीं पाया, सफल नहीं हुआ। अंदर की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के चलते इसका टूटना जैसे बनते वक्त ही तय हो गया था। इसलिए 1838 में तय हुआ कि गुट में शामिल देश अलग हो सकते हैं। इसी बरस निकारागुआ पूरी तरह से आजाद हुआ। आजादी के बाद की पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा फिर पीछे चलना पड़ेगा। कहां तक? वहीं तक जहां पर आजादी गुम हुई थी, यानी 1524।
स्पेन ने शासन की शुरुआत में निकारागुआ में दो बड़े शहर बसाए थे। एक का नाम था ग्रेनाडा और दूसरा का लियोन। ये दोनों शक्ति के केंद्र रहे। 1819 में स्पेन ने एक तीसरा शहर भी बनाया, मैनागुआ, लेकिन 2 साल बाद ही स्पेन का बोरिया बिस्तर बंद गया। आज़ाद होने के बाद ग्रेनाडा और लियोन का रुतबा अचानक से बढ़ा, लेकिन ये दोनों शहर दो अलग अलग विचारधाराओं के केंद्र बन चुके थे। ग्रेनाडा कंजर्वेटिव पार्टी का गढ़ था, जबकि लियोन डेमोक्रेटिक या लिबरल पार्टी का। इन दोनों के बीच सत्ता को लेकर लड़ाई भी चलती रही। फिर साल आया 1854 का। लिबरल धड़े ने एक किराए का गुंडा बुलाया अमेरिका से, जिसका नाम था विलियम वॉकर। लिबरल्स ने कहा, हम पैसा देंगे, आप ग्रेनाडा का घमंड तोड़ दो। वॉकर इसके लिए राजी हो गया। अक्टूबर 1855 में उसने अपने आदमियों के साथ ग्रेनाडा को जीत लिया। ग्रेनाडा के कंजर्वेटिव हार चुके थे और उनकी सुपारी देने वाले लिबरल्स की हालत पहले से ही पस्त थी। तो निकारागुआ का किंग कौन हुआ? वही गुंडा अमेरिका से आया जिसका नाम है विलियम वॉकर। उसके सामने अब कोई चुनौती थी नहीं और इसका फायदा उठाकर उसने खुद को निकारागुआ का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। कुछ महीने बाद अमेरिका ने सरकार को मान्यता भी दे दी। लिबरल्स बराबर रोटी पाने के चक्कर में पूरी रोटी गंवा चुके थे, लेकिन ये वॉकर बहुत दिनों तक शासन नहीं कर पाया। 1850 के दशक में कैलिफोर्निया में सोने की खदान मिलने लगी और इससे शुरुआत हुई गोल्ड रश की। इससे पूर्व की तरफ ले जाने के लिए छोटे रूट की दरकार थी। निकारागुआ की नदियां और झीलें इस रूट के लिए मुफीद थी। इस अवसर को साधने के लिए न्यूयॉर्क के कॉर्नेलिस वॉन्डरबिल्ट ने एक शिपिंग कंपनी बनाई। जब उसका धंधा चलने लगा तो विलियम वॉकर के हाथ में सत्ता आ चुकी थी। उसने वॉन्डरबिल्ट के जहाज़ों पर बैन लगा दिया। इससे वॉन्डरबिल्ट नाराज हो गया और 1857 में वॉन्डरबिल्ट के पैसे और पड़ोसी देशों के बाहुबल की मदद से इस जहाजी ने विलियम वॉकर को गद्दी से उतार दिया। पर वॉकर अभी चुका नहीं था। उसने भी बदला लिया। उसने ग्रेनाडा को जला दिया और खुद भागकर अमेरिका पहुंच गया। फिर उसने किताब लिखी। कुछ बरस बाद वापस होंडुरास आया। होंडुरास और निकारागुआ के कुछ इलाकों पर उस समय ब्रिटेन का शासन था। उनका काम शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। वो खून खराबा नहीं चाहते थे। इसलिए ब्रिटिश आर्मी ने अमेरिका से आए शख्स को, वॉकर को पकड़कर होंडुरास के हवाले कर दिया और 12 सितंबर 1860 को उसे गोलियों से उड़ा दिया गया। उधर निकारागुआ में क्या चल रहा था? वहां समझ आ गया था कि मिलकर रहने में भलाई है। 1857 में उन्होंने मैनागुआ को अपनी स्थायी राजधानी बना लिया, उन दोनों शहरों की दावेदारी को किनारे करके। अगले 3 दशक तक निकारागुआ में सब ठीक चला, शांतिकाल था। पर कहते हैं ना, हर वक्त बीत जाता है। शांतिकाल बीता। 1893 में लिबरल पार्टी के ज़ेलाया लोपेज ने तख्ता पलट कर दिया। लोपेज की नीतियां अमेरिकी हित के लिए सही नहीं थी, तो 1909 में अमेरिका ने सैनिकों को भेजकर ज़ेलाया को हटा दिया और कठपुतली सरकार बिठा दी। फिर अमेरिका ने निकारागुआ में अपना मिलिट्री बेस भी बना लिया। उस समय सेंट्रल अमेरिका में बनाना वॉर चल रहा था। जो कोई यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के व्यापार में बाधा बन रहा था, उसे ठिकाने लगाया जा रहा था, भले ही फिर वो सरकार क्यों ना हो। हमने आपको दुनियादारी के एक एपिसोड में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी और बनाना वॉर के बारे में विस्तार से बताया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1927 में निकारागुआ में विद्रोह हुआ। गुरिल्ला नेता अगस्तो सीजर सैंडिनो ने राष्ट्रपति मोकांडा के खिलाफ जंग छेड़ दी। उन्होंने बिगुल फूंकने से पहले एक मैनिफेस्टो भी जारी किया। इसमें सैंडिनो ने क्या लिखा? मैं अपने देश को बचाने के मिशन पर निकला हूं। मैं राजनीतिक झुकाव को नजरअंदाज कर आपका स्वागत करता हूं। बस एक शर्त है, आपको स्वच्छ मन के साथ आना होगा। याद रखिए, आप सभी लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। सैंडिनो इस जंग में 20 साबित हुए। 1933 में अमेरिका को निकारागुआ से निकलना पड़ा। जाते जाते उसने चुनाव करवाया, जिसमें सैंडिनो के साथी रहे हुआन सकासा की जीत हुई। अब ये मानने के पर्याप्त कारण थे कि निकारागुआ में अमेरिकी दखल खत्म हो चुका है, पर फिर अमेरिका को हमने ठीक से समझा नहीं अगर ये मान लिया। 21 फरवरी 1934 को सैंडिनो अपने पिता और भाइयों के साथ प्रेसिडेंशियल पैलेस गए। लौटते समय उनकी गाड़ी को नेशनल गार्ड ने गेट पर रोक दिया। फिर उन्हें किडनैप कर लिया गया। बाद में सैंडिनो की लाश मिली। इस हत्याकांड के पीछे जो आदमी था, वो 2 साल बाद तख्ता पलट करने वाला था अमेरिका की मदद से। उसका नाम था जनरल सिमोजा गार्सिया। सिमोजा 1936 में राष्ट्रपति बना और इसके बाद निकारागुआ में सिमोजा परिवार का शासन अगले 44 बरस तक चलता रहा। इसी तानाशाही शासन के दौरान डेनियल ओर्टेगा, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? मुल्क में बुरा दौर है, बाप जूते बनाता है,
राजधानी आता है और बेटा तानाशाही की चुनौती देता है, डेनियल ओर्टेगा। उसका जन्म हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो उसने एक विरोधाभास देखा। एक तरफ सिमोजा परिवार की अय्याशी थी, दूसरी तरफ उसके परिवार की बिल्कुल बुरी हालत, 2 वक्त का खाना भी नहीं। और ये सब एक ही दौर में एक ही जगह राजधानी में हो रहा था। ओर्टेगा ने इसके विरोध का प्रण किया। 1959 में उसकी मुलाकात कार्लोस फोंसेका से हुई। इस मुलाकात के दौरान ओर्टेगा को अगस्तो सैंडिनो के बारे में भी पता चला। फोंसेका ने बाद में सैंडिनिस्टा नेशनल लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की। ये पार्टी सैंडिनो की विचारधारा में विश्वास रखती थी। ओर्टेगा भी अपनी पढ़ाई छोड़कर इस पार्टी में शामिल हो गया। फिर उसके सफर में एक बड़ा पड़ाव आया साल 1967 में। तब पार्टी में पैसे की तंगी चल रही थी, लड़ाई धीमी पड़ रही थी। तो उसने तय किया कि राजधानी में एक बैंक को लूटा जाए। लूटा भी गया। ओर्टेगा ने आदेश दिया इस ऑपरेशन के लिए, जो कोई बीच में आए उसे मार दो। लेकिन ये लूट जो कागजों पर सफल दिख रही थी, असल में सफल नहीं थी, क्योंकि बाद में उसे पकड़ लिया गया और फिर ओर्टेगा को 7 बरस तक जेल में टॉर्चर सहना पड़ा। फिर सहने के बाद क्या हुआ, वही वक्त अच्छा हो या बुरा, हमेशा याद रखिए, बीत जाता है। 7 बरस बाद ये वक्त भी सजा का बीत गया। क्रिसमस के दिन, तारीख थी 25 दिसंबर 1974। मैनागुआ में एक बिजनेसमैन होजे मारिया कैस्टेला के घर पार्टी थी। इसमें अमेरिकी राजदूत टर्नर शेल्टन को बुलावा दिया गया था। पार्टी पूरे रंग में चल रही थी कि अचानक हलचल हो गई, क्योंकि कई गुरिल्ला लड़ाके वहां घुस आए थे। उन्होंने पहरे पर खड़े गार्ड्स के साथ साथ मेजबान की हत्या कर दी और मेहमानों को बंधक बना लिया। अमेरिकी राजदूत तब तक पार्टी से जा चुके थे। ये किडनैपर्स उसी FSLN के कार्यकर्ता थे जिसके मेंबर ओर्टेगा थे। उन्होंने सरकार के सामने 26 कैदियों की रिहाई और लगभग 7 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। सरकार को राजी होना पड़ा। इसके बाद FSLN के कार्यकर्ताओं को रिहा करके क्यूबा भेजा गया। इन कार्यकर्ताओं में से एक था डेनियल ओर्टेगा। क्यूबा में ओर्टेगा को ट्रेनिंग मिली। ट्रेनिंग के बाद वो वापस लौटा। 1979 में निर्णायक लड़ाई हुई, जिसमें सिमोजा परिवार के आखिरी राष्ट्रपति को अपदस्थ कर दिया गया। फिर एक मिलिट्री हुंटा बनाई गई और इसमें क्रांति के 9 नेताओं को जगह मिली। डेनियल ओर्टेगा को इस हुंटा का मुखिया बनाया गया। क्रांति होते ही अमेरिका ने अपना मन और धन शिफ्ट कर दिया। ओर्टेगा के विरोधियों को पैसे और हथियार देना शुरू कर दिए। निकारागुआ पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए गए, लेकिन ओर्टेगा वो अपनी कमान में कुमुक को आगे बढ़ा चुका था। 1984 में उसने देश में चुनाव करवाए, जीत गया, राष्ट्रपति बन गया। लेकिन उसके रास्ते में कांटे बिछ चुके थे। 1990 तक सिविल वॉर चला, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस वॉर को कॉन्ट्रा वॉर के नाम से जाना जाता है। जब ये वॉर खत्म हुआ, शांति हुई, तब तक ओर्टेगा का चार्म भी खत्म हो चुका था देश से। 1990 के चुनाव में उसकी हार हुई। वो अगले 16 बरस तक सत्ता से बाहर रहा। फिर 2006 के चुनाव में डेनियल ओर्टेगा की वापसी हुई और तब से अब तक ओर्टेगा निकारागुआ का राष्ट्रपति है। लेकिन आज हम निकारागुआ और डेनियल ओर्टेगा की कहानी क्यों सुना रहे हैं? इसकी वजह है हालिया राष्ट्रपति चुनाव परिणाम। रविवार 7 नवंबर को निकारागुआ में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। इसमें डेनियल ओर्टेगा का भविष्य तय होने वाला था। ठीक कहा जाए तो ओर्टेगा ने पहले ही अपना गेम सेट कर लिया था। उसने 7 बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में बंद करवा दिया था। अगस्त 2021 में चुनाव आयोग ने मुख्य विपक्षी पार्टी को अवैध बता दिया, चुनाव से बाहर कर दिया। इसके अलावा स्वतंत्र पत्रकारों और ऑब्जर्वर्स की एंट्री भी बैन कर दी गई। इन वजहों से उसका जीतना तय माना जा रहा था और वही हुआ भी। जब नतीजे आए तो ओर्टेगा को 75% से ज्यादा वोट मिले। इसके साथ ही उसके लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो गया। इससे पहले उसने संविधान संशोधन कर आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का सिस्टम भी अमल में करवा लिया था। ओर्टेगा की जीत पर पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, नाराज है। कहा कि चुनाव में धांधली हुई। अगर ओर्टेगा ने गद्दी नहीं छोड़ी तो निकारागुआ पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। रूस, वो तो अमेरिका का उल्टा करेगा, तो उसने ओर्टेगा का पक्ष लिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अमेरिका की धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो हुई ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात। जमीनी रिपोर्ट क्या कहती है? ये कहती है कि डेनियल ओर्टेगा ने एक समय जिस तंत्र और परिवारवाद के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका था, अब वो उसी की नकल करने लगा है। मसलन मुल्क की संपत्ति और शासन उसके चुने हुए लोगों के कब्जे में है। उसकी पत्नी निकारागुआ की राष्ट्रपति है। कई दफा वो कैबिनेट मीटिंग्स को भी हेड करती है। डेनियल ओर्टेगा एक समय तक गरीबों का मसीहा था, अब अमीरी का सिंबल है। महंगी गाड़ियां, आलीशान घर, कीमती साजो सामान उसकी जिंदगी का हिस्सा है, वो भी तब जब देश की अधिकांश आबादी गरीबी की गिरफ्त में है। एक और बात है जो दुनिया भर के आत्ममुग्ध शासकों में पाई जाती है।
जो कोई डेनियल ओर्टेगा का विरोध करता है उसके साथ देश के दुश्मन की तरह बर्ताव किया जाता है। मसलन अप्रैल 2018 लोग जैसे ओर्टेगा का डर भूल गए, सड़कों पर उतरे, ओर्टेगा से कुर्सी छोड़ने की मांग करने लगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स की मांग को सुनने के बजाय उसने भयानक बल प्रयोग किया। सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए, हजारों को देश छोड़कर भागना पड़ा। ओर्टेगा की सत्ता बरकरार रही, खौफ के दम पर। ओर्टेगा का सत्ता में कायम रहना निकारागुआ की अमन पसंद और लोकतांत्रिक आबादी के लिए बड़ा खतरा है। हर जीत के बाद उसकी तानाशाही की भूख बढ़ी है। आगे क्या होगा ये निकारागुआ की जनता तय करेगी, क्योंकि वही अपना वक्त गढ़ेगी। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी पोलैंड से है। पिछले कई दिनों से बेलारूस के साथ लगी सीमा पर तनाव चल रहा है। बॉर्डर पर हजारों की संख्या में शरणार्थी हैं। ये लोग पोलैंड के रास्ते यूरोपियन यूनियन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। 9 नवंबर को पोलैंड ने सीमा पार करने की कोशिश कर रहे ऐसे सैकड़ों शरणार्थियों को हिरासत में लिया। पोलैंड ने 3000 और सैनिक बॉर्डर पर भेजे हैं। अभी भी 4000 से ज्यादा प्रवासी और शरणार्थी सीमा के पास कैंप किए हैं। इनमें से अधिकतर अफगानिस्तान, सीरिया और अफ्रीकी देशों के लोग हैं। यूरोपियन यूनियन ने आरोप लगाया है कि बेलारूस जानबूझकर शरणार्थियों के जरिए अपने पड़ोसियों के लिए संकट खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले चुनाव की बात करें जो पिछले साल हुए थे, तब धांधली का आरोप ईयू ने लगाया था बेलारूस पर और आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए थे। और वो कह रहे हैं कि बेलारूस अब इसी का बदला ले रहा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने तो यह भी कहा कि इन सबके पीछे बेलारूस नहीं, बेलारूस को शह दे रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हाथ है। वहीं लुकाशेंको जो बेलारूस के सर्वे सर्वा हैं, उनको शह मिल रही, ये बात दूसरे ऑब्जर्वर भी कह रहे हैं। रूस आरोप से नाराज है, कह रहा है हमें ये अस्वीकार्य है। और इस आपसी रंजिश के बीच हजारों शरणार्थियों का जीवन संकट में है, क्योंकि चिलचिलाती ठंड के बावजूद वो टिके हुए हैं एक बेहतर कल की उम्मीद में। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।